आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बीच नीतीश कुमार पर क्यों मच गया सियासी शोर। मॉस्को में यूक्रेन के हवाई हमले से तिलमिलाया रूस, नाटो की बैठक से पहले पलटवार। इजराइल पर डब्ल्यूएचओ का आरोप, गाजा में स्टाफ के घरों पर किया अटैक। गाजा और सीरिया में इजरायली हमले से ट्रंप नाराज, नेतन्याहू को फोन कर हालात सुधारने को कहा। परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने की तैयारी में ईरान, तुर्की में यूरोपीय देशों से करेगा बात। पूरा देश रेगिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया चीन से रेत आयात क्यों कर रहा है सऊदी अरब। इस देश में 2 इजरायली सैनिक गिरफ्तार, युद्ध अपराधों का लगा आरोप। बड़े दिनों बाद हिली मुकेश अंबानी की कुर्सी, रिलायंस के शेयरों में गिरावट के बाद कितनी रह गई नेटवर्थ। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में वापसी करने पर स्मृति ईरानी ने तोड़ी चुप्पी। और अगर आकाशदीप नहीं खेले तो कौन लेगा प्लेइंग 11 में उनकी जगह। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने भारतीय राजनीति में भूचाल मचा दिया है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र सौंपा, जिसके बाद सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में खलबली मच गई। खास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर शुरू हुई चर्चाओं ने राजनीतिक तापमान को और भी अधिक बढ़ा दिया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक पोस्ट ने इस चर्चा को नया आयाम दे दिया, जिसमें धनखड़ के इस्तीफे को बिहार की राजनीति और एनडीए की रणनीति से जोड़ा गया। तेजस्वी यादव के नाम से सोशल मीडिया में जो पोस्ट वायरल हो रहा है उसमें लिखा गया है कि क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा संसद में ऑपरेशन सिंदूर और चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चल रही एफआईआर प्रक्रिया से बहस को टालने का प्रयास है। क्या बीजेपी अगले उपराष्ट्रपति के रूप में नीतीश कुमार को आगे करने जा रही है। हालांकि यह सोशल मीडिया में जो पोस्ट वायरल हो रहा है वह तेजस्वी यादव के ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, लेकिन उन्हीं के नाम से एक पैरोडी अकाउंट है जो तेजस्वी यादव के नाम से शेयर हो रहा है। इसी पोस्ट ने न केवल नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनाए जाने की अटकलों को हवा दी, बल्कि बिहार की राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर हैशटैग नीतीश कुमार ट्रेंड करने लगा, जहां कुछ लोग इसे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे सियासी शगुफा बता रहे हैं। मॉस्को पर सोमवार को तड़के रूस के बड़े ड्रोन हमलों से रूस तिलमिला गया है। रूस ने भी हमले के जवाब में पलटवार किया और कीव पर हाल के महीनों में से एक सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस का यूक्रेन पर हमला ब्रिटेन व जर्मनी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाटो सहयोगियों को यूक्रेन को हथियार देने की योजना पर चर्चा के वास्ते आयोजित बैठक की अध्यक्षता से कुछ घंटे पूर्व हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक 12 वर्षीय बच्चे समेत 15 लोग घायल हुए। बता दें कि यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर सोमवार तड़के बड़े ड्रोन हमले किए। इन हमलों के चलते मॉस्को के प्रमुख हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों यात्री उड़ानें रद्द होने से या देरी होने के कारण यात्रियों को कतारों में प्रतीक्षा करनी पड़ी या जमीन पर सोना पड़ा। इसके जवाब में रूस ने भी अपने सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को लॉन्च किया। गाजा के अंदर सैन्य अभियान न केवल जारी है बल्कि उसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। उसकी गलियों के निशाने पर सिर्फ हमास और आम फिलिस्तीनी नागरिक ही नहीं बल्कि वो मानवीय सहायता देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारी को भी निशाना बना रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कहा कि गाजा में उसकी फैसिलिटी भी इजरायली हमले की चपेट में आ गई। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की तरफ से तत्काल युद्ध विराम की मांग गूंज रही है। ब्रिटेन और 27 अन्य देशों ने गाजा में युद्ध को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है, जहां उनका कहना है कि नागरिकों की पीड़ा नई गहराई तक पहुंच गई है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि इजरायली सेना ने गाजा में इस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कर्मचारियों के आवास में प्रवेश किया, महिलाओं और बच्चों को पैदल जगह छोड़ने के लिए मजबूर किया।
और बंदूक की नोक पर पुरुष कर्मचारियों को हथकड़ी लगाई, कपड़े उतार दिए गए और पूछताछ की गई। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को इजरायली टैंकों को पहली बार दीर अल बला के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में भेजा गया। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां इजरायली सेना का मानना है कि हमास ने इजरायली बंधकों को रखा है। स्थानीय डॉक्टरों ने कहा कि क्षेत्र में टैंक की गोलाबारी ने घरों और मस्जिदों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में इजराइल द्वारा गाजा में एक चर्च पर और सीरिया में किए गए हमलों को लेकर नाराज हैं। इसे लेकर ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और उनसे हालात सुधारने को कहा। दरअसल बीते गुरुवार को इजराइल ने गाजा में एक कैथोलिक चर्च पर हमला किया था, जिस पर ट्रंप ने तुरंत नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही ट्रंप ने इजरायली पीएम को फोन कर एक बयान जारी करने को कहा, जिसमें चर्च पर हमले को लेकर एक गलती बताने को कहा गया। नेतन्याहू ने ऐसा किया भी। ट्रंप इजराइल के सीरिया पर हमले से खुश नहीं है। दरअसल बीते दिनों जब ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया था तो उस वक्त सीरिया के नेता अहमद अल शरा ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात में सीरिया में स्थिरता लाने पर बात हुई थी। यही वजह रही कि इजराइल के सीरिया पर हमले ने ट्रंप को नाराज कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के इजरायली पीएम के साथ अच्छे संबंध है और दोनों लगातार संपर्क में रहते हैं। लेकिन गाजा में एक चर्च और सीरिया पर हमले से राष्ट्रपति अचंभित रह गए। दोनों मामलों में राष्ट्रपति ने इजरायली पीएम से तुरंत हालात सुधारने को कहा। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी की है। ईरान अब तुर्की में यूरोपीय देशों के साथ परमाणु वार्ता करने जा रहा है। इजराइल के साथ युद्ध विराम के बाद यह पहला मौका है जब ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई शुरुआत करने जा रहा है। हालांकि मई में भी इस्तांबुल में ऐसी ही बैठक हुई थी। पिछले महीने इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद माना जा रहा था कि ईरान परमाणु कार्यक्रम नष्ट हो गया है। इसके बाद ईरान ने एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात शुरू की थी। तुर्की में होने वाली बैठक में ईरानी अधिकारी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अधिकारियों से बात करेंगे। इन तीनों राष्ट्रों को E3 के रूप में जाना जाता है। बैठक में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कलास भी शामिल होंगे। अपने विशाल रेगिस्तान के लिए जाना जाने वाला सऊदी अरब लंबे समय से विदेशों से रेत आयात कर रहा है। सऊदी अरब जिन देशों से रेत आयात करता है उसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन और बेल्जियम शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रेत की बुनियाद पर बसा सऊदी अरब इसे बाहर से क्यों आयात कर रहा है। इसका कारण सऊदी अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण संबंधी जरूरतें हैं। जैसे सऊदी अरब अपने अरबों डॉलर के विजन 2030 प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। रेगिस्तानों में उपलब्ध न हो सकने वाली एक खास किस्म की रेत की मांग के कारण आयात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विजन 2023 सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी इलाकों में रेत प्रचुर मात्रा में मौजूद है, लेकिन सभी रेत एक जैसी नहीं होती। रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेत के कण आमतौर पर बहुत गोल और चिकने होते हैं, क्योंकि हजारों सालों में वहां के हवा के कारण उनकी बाहरी सतह चिकनी हो गई है। यही चीज उन्हें कंक्रीट में इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त बनाता है। रेगिस्तानी रेत सीमेंट और पानी के साथ मिलकर निर्माण को मजबूत नहीं बनाती। इसके लिए दानेदार और खुरदरी सतह वाले मोटे कणों की जरूरत होती है। इसीलिए सऊदी अरब दूसरे देशों से रेत आयात कर रहा है। यूरोप के एक प्रभावशाली देश में 2 इजरायली सैनिकों को गाजा में युद्ध अपराध के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। यह देश नाटो का संस्थापक सदस्य है और इसी देश में यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। इस देश का नाम ब्रसेल्स है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने सैनिकों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। यह गिरफ्तारी हिंद रजब फाउंडेशन यानी HRF की दर्ज शिकायत के आधार पर की गई है। बेल्जियम के अधिकारियों ने इन दोनों सैनिकों से पूछताछ भी की थी।
हिंद रजब फाउंडेशन एक इजराइल विरोधी कानूनी संगठन है जिसकी स्थापना मार्च 2024 में ब्रसेल्स में की गई थी। HRF के अनुसार टुमारोलैंड म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले इन सैनिकों पर युद्ध अपराधों में शामिल होने का आरोप है। हालांकि बेल्जियम ने जांच के तुरंत बाद सैनिकों को रिहा कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF और विदेश मंत्रालय दोनों इजरायली सैनिकों के संपर्क में है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बेल्जियम में इन दोनों सैनिकों के खिलाफ कानूनी शिकायत हिंद रजब फाउंडेशन और ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क ने दर्ज कराई थी। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में फिसल गए हैं। अंबानी बड़े दिनों से इस लिस्ट में 16वें नंबर पर जमे हुए थे, लेकिन सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट के कारण वह एक स्थान से फिसल गए। रिलायंस के शेयरों में कल 3.29% गिरावट आई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक रिलायंस के शेयरों में गिरावट से अंबानी के नेटवर्थ में 3.28 अरब डॉलर की गिरावट आई। इसके साथ ही वह 104 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में 17वें नंबर पर खिसक गए हैं। स्पेन के इमेंशियो ऑर्टेगा अब उनके आगे निकल गए हैं। अंबानी के नेटवर्थ में इस साल 12.9 अरब डॉलर की तेजी आई है। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क 370 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 62 अरब डॉलर की गिरावट आई है। ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन 261 अरब डॉलर के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस साल उनकी नेटवर्थ 78.4 अरब डॉलर बढ़ी है। वहीं इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अरबपति हैं। टीवी की दुनिया में एक बार फिर से बड़ा धमाका होने वाला है। साल 2000 की पॉपुलर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन जल्द ही रिलीज होने वाला है, जिसमें स्मृति ईरानी दोबारा तुलसी वीरानी के किरदार में नजर आने वाली है। कई सालों तक राजनीति में सक्रिय रहने के बाद अब स्मृति एक बार फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही है। जब उन्होंने अपनी वापसी का ऐलान किया तो सभी फैंस उनकी वापसी का कारण जानने के लिए उत्सुक थे। इसी बीच उन्होंने इस बात का खुलकर जवाब दिया। हाल ही में बातचीत करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस सवाल का खुलासा करते हुए बताया कि ये एक लिमिटेड सीरीज है और वो उदय शंकर और एकता कपूर की टीम के साथ काम करने का मौका मिस नहीं करना चाहती थी। एकता की क्रिएटिव सोच और लंबा अनुभव हमेशा उन्हें प्रभावित करता है और वो देखना चाहती थी कि आज की सोच और मुद्दों को वह किस नजरिए से पेश करती है। स्मृति ईरानी ने भी ये बताया कि उन्होंने आज तक OTT प्लेटफॉर्म के लिए कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए इस नए अनुभव को भी अपनाना चाहती है। भारतीय टीम ने बुधवार से मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रहे चौथे टेस्ट मैच के लिए कमर कस ली है। भारत जहां इस मैच में बराबरी के इरादे से उतरेगा, वहीं खिलाड़ियों के चोटिल होने से उसके लिए समस्याएं बढ़ गई है। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और आकाशदीप चोटिल हो गए हैं, जिससे भारत के लिए प्लेइंग 11 की चुनौती कठिन हो गई है। आकाशदीप इस सीरीज के दूसरे मैच में खेलने उतरे थे और उस वक्त उन्हें जसप्रीत बुमराह की जगह प्लेइंग 11 में मौका दिया गया था। आकाश ने शानदार प्रदर्शन किया था और भारत की जीत में अहम योगदान दिया था। इसी कारण बुमराह के तीसरे टेस्ट में खेलने के बावजूद आकाश प्लेइंग 11 में जगह बरकरार रखने में सफल रहे थे और प्रसिद्ध कृष्णा को लॉर्ड्स टेस्ट में बाहर रखा गया था। बुमराह को लेकर स्थिति पहले से ही स्पष्ट है कि वह सीरीज के 3 मैच में ही खेलेंगे। ऐसे में खिलाड़ियों की चोट की समस्याओं को देखते हुए बुमराह का मैनचेस्टर में खेलना लगभग तय है। इसकी पुष्टि खुद मोहम्मद सिराज ने भी की है।